आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं, यह भी कोर्ट ने कहा। जहां 14 हत्याएं हुई हो तो सामूहिक हत्या हुई ना, किसी एक व्यक्ति की हत्या तो हुई नहीं। यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। मतलब इतना धोया, आपसे बता रहे हैं सरकार को, इतना धोया कि आप समझिए कि कोई जो है शर्मदार आदमी हो, शर्मो हया हो उसको, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लेकिन ऐसा राष्ट्रीय बेशर्म की सरकारें हमारी हो गई हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना धोए जाने के बाद। आप तो सवाल इस बात का है कि सरकार से पूछा कोर्ट ने कि आखिर रिहाई का कारण क्या था, तो सरकार ने कहा कि भाई उनका अच्छा आचरण है ना, उनका जो है क्या कहते हैं, आप समझिए कि उनका जो है वो क्या कहते हैं, ये अच्छा आचरण, उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी कर दी गई थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया। राज्य के हलफनामे से भी पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट, उनसे भी पूछा जाता है इस तरह के मामले में सजा घटाते समय कि पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर, और मतलब ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति उठाई कि अपराध गंभीर और जघन्य था, इसलिए इनको नहीं रिहा करना चाहिए। सीबीआई ने भी कहा कि नहीं रिहा करना चाहिए। इसके बावजूद जो है वो क्या कहते हैं, गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार दंगों की पीठ पर चढ़ करके जो है लगातार गुजरात में शासन कर रही है। ये है कि ये मामला 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो, जो तब लगभग 19 साल की थी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दाहोद जिले के अपने गांव से भाग रही थी। जब वे छप्परवाड़ गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वहां दंगाइयों ने उनको घेर लिया। उसके साथ, उसकी मां के साथ और एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। 2 महिलाओं के साथ, और उसकी 3 साल की बेटी सहित 14 सदस्यों के परिवार के हत्या कर दी गई। आरोपी व्यक्तियों के राजनीतिक प्रभाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले को जो है आपका क्या कहते हैं, सीबीआई को सौंप दिया गया जांच। जो रिटायर्ड जज हैं, उनके एसोसिएशन ने एक मुकदमा किया कि साहब आंध्र प्रदेश के जजों की तरह हम लोगों को भी जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए इलाहाबाद के। उसमें आदेश भी हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, उन्होंने कहा भी देने के लिए, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही। कल कोर्ट इतना झुंझलाई कि कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में उसने जो है आपका एडिशनल वित्त सचिव और अपने आईएएस अफसरों को बैठा लिया कोर्ट में, आप समझ लीजिए। और आज चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था तो ये भागे भागे रात में जो है जल्दी गए सुप्रीम कोर्ट, और वहां से आदेश हुआ कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, तुमको रिहाई हुई। अब कोर्ट ने कल सबको फिर से जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके पेश होने के लिए कहा। ये मतलब कोर्ट जो है वो मुख्य सचिव को नॉन अवेलेबल वारंट जारी करे, फाइनेंस सेक्रेटरी को नॉन अवेलेबल वारंट जारी करे। मैंने कहा आप हमारे देश को ले जाना चाहते हैं। बिल्किस बानो केस तो याद ही होगा। केस मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा, जेपी सिंह साहब से सुनेंगे। बिल्किस बानो के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ता पहुंचे तो दिलचस्प है कि याचिकाकर्ता को ही सजा दे दी गई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। लेकिन बिल्किस बानो का मसला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मसला है, और उस मामले में जिन दोषियों को छोड़ा गया है उससे संबंधित फाइल पेश करने से भाग रही है सरकार। क्यों? यही इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे, और मैं भी जानूंगा, साथ में आप भी जानिएगा। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरा एपिसोड समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय तीस्ता सितलवार एंड पी शिव कुमार, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, उस समय उनको सजा दी गई जेल में, तो तीस्ता तो शायद बेल पे छूट गई हैं, लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर है शायद अभी भी जेल में है। मुझे पता नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेपी सिंह साहब से जानकारी दुरुस्त करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। सर नमस्ते नमस्कार। सर।
क्या है देखिए मामला सर, लोग? हाँ देखिए सर, ये बिल्किस बानो के मामले में बात यह है कि जो 11 लोग दोषी पाए गए थे, जिनको आजीवन जी। कारावास की सजा हुई थी, 15 साल सजा के बाद उनके अच्छे व्यवहार के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के हम्म। एक कथित आदेश से रिहा कर दिया वहां की सरकार ने। जी। अब उसने उस पर समग्रता से विचार किया कि नहीं, अपना दिमाग लगाया कि नहीं, क्योंकि क्लासिक ये हुआ कि जब वो लोग छूट करके गए तो वहां उनका जो है वीरोचित स्वागत किया गया, जो बलात्कारी थे उनको बकायदे जो है माला लड्डू टीका खिलाए लगा गए। के और सब हैं। लड्डू वगैरह बटा, पूरा माला हाँ, टीका सब लड्डू, हुआ। वो तो वही मतलब वीरोचित स्वागत किया गया, तो उसमें सब समझ लीजिए आप। हो जी सकता है कि जी। जो है रात के अंधेरे में जो है 100 ग्राम 200 ग्राम वाला मामला भी चला हो। एनीवे, जी देखिए ये, इस पर जो है वो ये मामला जो है वो क्या कहते हैं, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया कि उनको समय पूर्व रिहाई, सब खारिज हो गया। एक बिल्किस बानो का मामला है, जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने के बाद हुई। होने के बाद जी। भी 2-3 तारीखें लगी और कहा गया कि साहब आप पूरी फाइल जो है लाइए और दिखाइए कि किस आधार पर आपने इनको छोड़ा, आपने अपना दिमाग लगाया कि नहीं, स्वतंत्र रूप से आपने इसे विचार किया कि नहीं, या आपने पार्टी के रूप में विचार किया। अभी जो पिछली तारीख लगी थी 2-3 दिन पहले, तो उसमें जो है वो उनके वकील ने कहा कि देखिए, हम तो फाइल लेके आए हैं दिखाने के लिए, लेकिन इस बीच में हम लोगों के बीच में एक विचार उठ रहा है कि हम भी विशेषाधिकार के अधिकारी हैं, इसलिए इस फाइल को हम क्यों दिखाएं, हम इसका रिव्यू दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कब तक दाखिल करेंगे? तो हम्म। बोले कि जो है सोमवार तक। तो सोमवार को इंतजार कीजिए, ईद के बाद, 23 के बाद 24 को, कि 24 को जो है ये रिव्यू दाखिल करते हैं कि नहीं करते हैं। जी। उन्होंने इसके लिए फाइनल हियरिंग की वो आपका फाइनल दस्तावेज दाखिल करने की तारीख 1 मई, और इसको डिस्पोजल की तारीख 2 मई दी है इस मामले में। अच्छा, 2 मई। इस टोटल, हाँ हाँ 2 मई, हाँ। 2 मई और 1 मई को मतलब इनका जवाब दाखिल करने के दिए, और ये सोमवार को रिव्यू दाखिल करेंगे, तो रिव्यू को भी वो उसी समय विचार करेंगे। हम्म। हम्म। हाँ, तब तक उनको दाखिल करने के लिए कहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल साहब ने यहां तक कहा कि भाई हो सकता है कोई गोपनीय बात हो, तो भाई हम लोग तो हालांकि बंद लिफाफे के विरुद्ध हैं, लेकिन भाई सरकार चाहे कोर्ट परमिशन दे तो बंद लिफाफे में भी जो है आप दिखा दीजिए कोर्ट को कि नहीं, उसमें आपने किस होगा क्या, आधार पर। पहले ये बताइए, बंद लिफाफे नहीं में नहीं, क्या सुन तो होता है? लीजिए कि 11 लोगों को छोड़ा जाए। बहरहाल इस पर कोई बात हुई नहीं, कोर्ट ने इस पर कोई जो है अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दिया बंद लिफाफे वाला। हम ये पराकाष्ठा बता रहे हैं कि मतलब इस मामले की पराकाष्ठा क्या है। मैंने सरकार किसी भी रूप में वो फाइल नहीं दिखाना चाहती। हम्म। तो अब यहाँ सवाल है कि मान लीजिए कल गए अगर गुजरात में सरकार बदल जाए, तो क्या वो फाइल देखेगी कि नहीं देखेगी? और फिर जैसे हम्म। इन्होंने जो है आपका जो है सार्वजनिक कर दिया सुभाष चंद्र बोस का, और ऐसा लगा कि जैसे नेहरू जी उसमें फांसी पर लटक जाएंगे मरणोपरांत। तो वैसे जो है अगर ये जो है अगली सरकार जो आई है उसने पूरी फाइल दिखा दी, तो लोकतंत्र में कोई चीज गोपनीय नहीं होता सर। आज आप हैं, कल हम हैं, परसों कोई और है, नरसों कोई और है। जो बैठेगा वही देखेगा। जी। जनता ने उसको चुन के अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, आपकी पॉलिसी से सहमत हो या असहमत हो। अब मामला देखिए यहाँ पर यह है कि ये मामला 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो, जो तब लगभग 19 साल की थी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दाहोद जिले के अपने गांव से भाग रही थी। जब वे छप्परवाड़ गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, तो वहां दंगाइयों ने उनको घेर लिया। उसके साथ, उसकी मां के साथ और एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। 2 महिलाओं के साथ, और उसकी 3 साल की बेटी सहित 14 सदस्यों के हाँ। परिवार के हत्या कर दी गई। आरोपी व्यक्तियों के राजनीतिक प्रभाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले को जो है आपका क्या कहते हैं, सीबीआई को सौंप दिया गया जांच, और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। जी। तीस्ता सीतलवाड़ उस समय जो है वो बहुत ही सक्रिय थी और सब दंगाइयों को राहत दिलाने में काम कर रही थी। इनके साथ भी थी तीस्ता सीतलवाड़। 2008 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
15 साल जेल में बिताने के बाद एक आरोपी ने अपने समय से पहले रिहाई की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र की होगी, न कि गुजरात की, क्योंकि मुकदमा जो है वो महाराष्ट्र में चला है ना। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 22 को, अजय रस्तोगी जी की पीठ थी, उसमें फैसला किया कि छूट देने वाली उपयुक्त सरकार गुजरात सरकार होगी, क्योंकि मामला तो गुजरात सरकार का है। और उसे 1992 की छूट नीति के संदर्भ में 2 महीने की अवधि के भीतर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया, है ना। और ये वो 2 महीने, वो जो 1992 वाली नीति है जो वहां खारिज हो चुकी है गुजरात में, मतलब जो वर्तमान है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तो इन्होंने उसी के आधार पर इनको जो है वो क्या कहते हैं आपसे छोड़ दिया 11 लोगों को। उसके बाद उनका स्वागत सत्कार हुआ, मिठाई वितरण हुआ, माला फूल से उनका जो है वो हुआ, जैसे लगा कि वो विश्व विजेता बन करके जेल से बाहर आए हैं। तो सवाल इस बात का है कि सरकार से पूछा कोर्ट ने कि आखिर रिहाई का कारण क्या था, तो सरकार ने कहा कि भाई उनका अच्छा आचरण, है ना, उनका जो है क्या कहते हैं आप समझिए कि उनका जो है वो क्या कहते हैं ये अच्छा आचरण, उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी कर दी गई थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया। राज्य के हलफनामे से भी पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट, उनसे भी पूछा जाता है इस तरह के मामले में सजा खटाते समय कि पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर, और मतलब ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति उठाई कि अपराध गंभीर और जघन्य था, इसलिए इनको नहीं रिहा करना चाहिए। सीबीआई ने भी कहा कि नहीं रिहा करना चाहिए। इसके बावजूद जो है वो क्या कहते हैं गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार दंगों की पीठ पर चढ़ करके जो है लगातार गुजरात में शासन कर रही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हैंड इन ग्लोव है। सुप्रीम कोर्ट पहले क्या था, बीच में क्या हो गया, अब फिर क्या हो रहा है, इसके उसमें देखेंगे तो उसमें बैठने वाले जज के विचारधारा, उनकी मानसिक स्थिति, उनका राजनीतिक पूर्व का राजनीतिक जुड़ाव, भविष्य की जो है वो क्या कहते हैं आपके ग्रीनरी की परिकल्पना के आधार पर बहुत से फैसले होते रहे हैं। हमारे हमारा मेरी समझ से मैंने जो कहा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में साहब अजय रस्तोगी साहब की उसमें जो है ये छोड़ दिए गए। तो अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने कहा कि भाई आप फाइल दिखाइए कि फाइल में आखिर मतलब फाइल में कुछ नोटिंग होगी, क्या होगा, और फिर क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि साहब अच्छे आचरण से छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो रिहाई की फाइल जो है केंद्र से भी कहा, राज्य से भी कहा कि आप पेश करें, और आप अगर दोषियों की रिहाई की वजह नहीं बताते तो हम अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र रहेंगे कि आपने गलत छोड़ा या सही छोड़ा है, जो भी हम निष्कर्ष निकालें। लेकिन सरकार जो है वो फाइल दिखाना नहीं चाहती है। उनका वकील जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम फाइल लाए हैं लेकिन एक सेकेंड थाट आ गया है, और वो मतलब हम लोग जो है इसमें पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। इसका जो है वो करने के लिए साहब जो आदेश हुआ है इस पर पुनर्विचार किया जाए, ये उचित है कि नहीं, क्योंकि हम भी विशेषाधिकार के अधिकारी हैं। तो सवाल इस बात का है कि अब जो है मामला 1 मई तक जो है जब उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है और 2 मई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस तारीख पर अदालत के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका पर भी फैसला होगा। और एसवी राजू साहब जो है उन्होंने जो 2 मई को 2 बजे दिन में ये सुनवाई होगी। दूसरी बात यह है कि आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं, ये भी कोर्ट ने कहा। जहां 14 हत्याएं हुई तो सामूहिक हत्या हुई ना, किसी एक व्यक्ति की हत्या तो हुई नहीं। यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। मतलब इतना धोया, आपसे बता रहे हैं सरकार को, इतना धोया कि आप समझिए कि कोई जो है शर्मदार आदमी हो, शर्मो हया हो उसको, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लेकिन ऐसा राष्ट्रीय बेशर्म की सरकारें हमारी हो गई हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना धोए जाने के बाद। आप और उनको भाई जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जो नौकरशाह पता नहीं क्या समझाते हैं, क्योंकि असली सत्ता तो नौकरशाह चलाते हैं। वो पता नहीं क्या समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं। अब आप देखिए कि एक जो पुराने ओल्ड जो रिटायर्ड जज हैं
उनके एसोसिएशन ने एक मुकदमा किया कि साहब आंध्र प्रदेश के जजों की तरह हम लोगों को भी जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए इलाहाबाद के। उसमें आदेश भी हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ, उन्होंने कहा भी देने के लिए, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही। कल कोर्ट इतना झुंझलाई कि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में उसने जो है आपका एडिशनल वित्त सचिव और अपने आईएएस अफसरों को बैठा लिया कोर्ट में, आप समझ लीजिए। और आज चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, तो ये भागे भागे रात में जो है जल्दी गए सुप्रीम कोर्ट, और वहां से आदेश हुआ कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, तो उनकी रिहाई हुई। अब कोर्ट ने कल सबको फिर से जो है नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके पेश होने के लिए कहा। ये मतलब कोर्ट जो है वो मुख्य सचिव को नॉन अवेलेबल वारंट जारी करे, फाइनेंस सेक्रेटरी को नॉन अवेलेबल वारंट जारी करे। मैंने कहा आप हमारे देश को ले जाना चाहते हैं। और फिर एक और बिना मुकदमा चलाए आप भीमा कोरेगांव में इतने लोगों को जेल में रखे हैं, तमाम देश में विचाराधीन बंदियों की भरमार है, जमानत आप नहीं दे रहे हैं। यूएपीए बिना मुकदमा चलाए बंद करने का आपका औजार बन गया है। जो पहले देशद्रोह था, अब आपने यूएपीए बना दिया है। और यूएपीए में भी कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले कोई क्राइम होता है, किसी भी स्टेट में होता है, वहां पुलिस जाती है, पुलिस के बाद जो है धीरे से उसको जो है नेशनल मुद्दा बना करके और उसमें ईडी का प्रवेश करा दिया जाता है। फिर पहले जो है सीबीआई या पुलिस गिरफ्तार करती है, बाद में उसको ईडी अपने उसमें ले लेती है। अब वो दो बार आदमी जमानत कराए, एक बार पहले जो है नीचे वो जमानत कराए, उसके बाद फिर ईडी वाले में जमानत कराए। मैंने कहने का मतलब है जितना प्रोलॉन्ग हो सके वो जेल में रहे। ये क्या है ये, आप बताइए। और दूसरी ओर आप इतने जघन्य अपराधियों को जो है रिहा कर रहे हैं, और आप इस बात का भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि आपके रिहा करने का कितना जश्न मनाया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, वीर गति को प्राप्त होकर के जो है जनाजा आया है उनका। जो बलात्कारी है, दोषसिद्ध बलात्कारी है, उसको अगर रिहा भी किया जाता है तो क्या बलात्कारी का इस तरह महिमा मंडन समाज में होना चाहिए? आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ये देना चाहते हैं कि जो है अगर सरकार के धुन में धुन बना करके सांप्रदायिकता फैलाओ, सांप्रदायिक हिंसा करो, तो चाहे जितने लोगों को मारो, तुम जो है क्या कहते हैं मतलब रॉबिन हुड रहोगे, तुम्हें कोई छू नहीं सकता जब तक हम लोग हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये स्थिति है सर। सर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि किस किस सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने बैठा लिया कोर्ट में। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिरासत में ले लिया, और कल छोड़ा मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में छोड़े गए वो रात में। हाँ, नहीं हिरासत में ले लिया, बड़ी बात है ये। हाँ हाँ, हिरासत में ले लिया, कायद को ले जाके कहीं रखिए, और इनको कल फिर पेश कीजिएगा कोर्ट में। और वित्त सचिव को कहा कि तुरंत जो चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हाजिर हुई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से रिहा करने का आदेश हुआ, तो रात में उनको रिहा कर दिया। लेकिन फिर आज जो है वो नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया है सबको कि सब लोग कल जो है अदालत में हाजिर हुई है। ये तो कहाँ जा रही है? और कहा कि ये जो है वो क्या कहते हैं, सरकारें आपका क्या कहते हैं, ये जानबूझ करके जो है अदालत का आदेश नहीं मानती। अदालत में कहती है हाँ हाँ, और जाके नाफरमानी करने लगती। तो अदालत भी क्या करे? ऐसा कर भी क्या सकती है? वो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को तो कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती। वो उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसी को तो खड़ा करेगी। तो एग्जीक्यूटिव हेड चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, जिससे संबंधित विभाग है वो उसको जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट आदेश करती है कि आप हाजिर होइए। अच्छा, फिर ये जाके सुप्रीम कोर्ट में भी रोते हैं कि साहब जो है हाई कोर्ट बात न बात पर हमारे उनको जो है हाजिर करा देती है, उनका मोरल डाउन होता है, तो ये अपमानित करने के लिए होता है। सवाल इस बात का कि आप अदालत का आदेश मानते क्यों नहीं है? और अगर आप अदालत का आदेश नहीं मानना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से रिलीफ ले आइए, और नहीं रिलीफ ले आएंगे तो अदालत का आदेश आपको मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट का आदेश। ये कानून लिखा हुआ है, ये कानून की किताबों में लिखा हुआ है। ये भरसक थोड़ी जो है अदालतों को जो है डिफंक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कहें वो सब सही, अदालत कुछ करे ही ना, राग दरबारी गाती रहे अदालत। तो अदालत में कुछ जज हैं जो इनके पास रीढ़ की हड्डी है, जो अपनी रीढ़ दिखाते हैं तो सरकार जो है वो मतलब उसमें मुसीबत में आ जाती है। और अदालत में कुछ जज हैं, अब जहां अभी 10 ही दिन के अंदर एक जो है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारी बर्खास्त किए गए कि जजमेंट में खाली ऑपरेटिव पार्ट लिखते थे, डिसमिस, अलाउड, और बाकी पार्ट नहीं लिखते थे, तो उनको कर दिया। अभी इन्होंने जो है साहब, हाँ, अभी सूरत कोर्ट ने जो है डिसमिस, और जो है आप जो है ऐसा मत बोलिए कि सब जो जिसका दूरगामी प्रभाव पड़े, बट डिसमिस। आप पूरा कारण लिखिए कि आपने क्यों जो है उस जजमेंट को सपोर्ट किया। आप इस ऑब्जर्वेशन को लिखिए कि भाई ये जो है वो क्या कहते हैं, पर्टिकुलर मोदी के बजाय जनरल मोदी भी अगर कहा गया है
पर्टिकुलर मोदी नहीं कहा गया तो क्या ये मानहानि बनता है? और फिर अगर मानहानि का मुकदमा मान लिया ऊपर के कोर्ट से जाके हुआ कि नहीं ये बनता नहीं है, तो ये जज साहब का क्या होगा? क्या बताएं सर, एकदम बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। अब एग्जैक्टली जस्टिस वही जोसेफ सवाल। ने तो यहां तक हैरानी जताई कि हम आपसे कुछ फाइलों के लिए तैयार करने को कहा, तो अब आप चाहते हैं कि हम इस पर पुनर्विचार करें अपने आदेश पर। क्यों? क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों अनिच्छा जता रहे हैं फाइल दिखाने से। क्यों आप फाइल नहीं दिखाना चाहते? तो नहीं दिखाना देखो, चाहते तो हम जो मन करेगा सवाल वो आदेश पारित करेंगे। सवाल सर ये है कि जी एग्जीक्यूटिव द्वारा न्यायपालिका के आदेश को न मानना, दरकिरार करना, इग्नोर करना, ये तो सीधा और सीधा अराजकता की ओर ले जा रहा है रास्ता। जी जी। अरे भाई, जब चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जा रहा है, हम्म पहले चीफ जस्टिस को आंख उठा के देखता तक नहीं था, अब चीफ जस्टिस हम्म को ट्रोल किया जा रहा है। कानून मंत्री जो है चीफ जस्टिस मैंने जजों को जो है जजों की उपस्थिति में धमकी दे रहे हैं कि जो है कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंगस्टर के साथ विदेशी उसमें जो है उनके साथ उनके हितों की पूर्ति कर रहे हैं। आपके धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट संवैधानिक पद पर रह के हुए उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। तो इसको क्या कैसे मानेंगे? अराजकता की ओर नहीं जा रहा है क्या? फिर आप दूसरे दिन कहेंगे कि जो है कोर्ट से और हमारा कोई कंफ्रंटेशन नहीं है, विचार विभिन्नता हो सकती है। क्या करेंगे आप? तो वो चंद्रचूड़ हैं, वो कोई वो चमचा जज तो है नहीं। तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और तमाम चीजों को लेके इस तरह से सरकार को बांधना शुरू किया है कि सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। अब जब आईबी ने क्या रिपोर्ट दिया वो लगा दी गया, उस जज ने कौन कौन सा जजमेंट दिया उसका इवेल्युएशन होने लगा। ये सब चीजें पहले कहाँ होती थी? तो अब उनको आईबी की रिपोर्ट के नहीं निर्भर करना है, उनको ये भी देखना है। और आईबी भी समझ गई है कि अब स्क्रूटनी हो रही है, इसलिए हम वो बंडलबाजी रिपोर्ट देंगे तो तुरंत जो है हमसे जवाब तलब हो जाएगा। तो ये बात है। अब जस्टिस जोसेफ ने तो यहां तक कहा कि कानून बहुत स्पष्ट है, कोई भी राज्य सरकार कानून की रूपरेखा से बच नहीं सकती या प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने, अप्रासंगिक तथ्यों से बचने, यह देखने के लिए कि क्या कोई दुर्भावनापूर्ण बात इसमें शामिल है, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की जिम्मेदारी से सरकार बच नहीं सकती। उन्होंने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार या उसकी सहमति के साथ किसी भी परामर्श के बावजूद राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से छूट आवेदनों का आकलन करने की आवश्यकता थी। अब उनके कह रहे हैं कि नहीं हमने किया था, तो क्या किया था? तो फिर दिखाई फाइल। बड़ा फिर आप गंभीर फाइल क्यों नहीं टिप्पणी दिखा है, रहे हैं? लेकिन जी बड़ा गंभीर टिप्पणी है। जी जी। और फिर आप सर, फाइल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपसे बता रहे हैं। एक एक आप बात और बताइए आप। सर, एक हाँ बात और। बिल्किस बानो मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनको सजा हो गई थी, उनकी स्थिति क्या है? सर, ये अब मामला तीस्ता अभी। सीतलवाड़ की जो जमानत हो गई सर, और श्री कुमार के बारे में सर हम लेटेस्ट हमने फॉलो नहीं किया है सर। आप अच्छा, कोई वो अगला शायद, प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि श्री कुमार जी के साथ क्या हुआ हाँ आपने। शायद वो रिहा नहीं हुए हैं। तीस्ता सी तलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने देखा जी है, जी तो वो तो बेल जी पे जी हैं। जी जी। लेकिन अगर ये तकरार बढ़ता रहा सरकार और न्यायपालिका के बीच में, सरकार दिखाना नहीं चाहती है, कोई भी चीज नहीं दिखाना चाहती है, सब बंद लिफाफे में देना चाहती है, तो आखिर इसका लॉजिकल एंड क्या होगा? सर आप एक बात ये बताइए, ये अराजकता है भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि उसका लॉजिकल एंड कहाँ तक ले जाता है वो। कितने जज हैं जो ये दृढ़ता दिखा पाते हैं? अब आप ये सोचिए कि ईडी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी के जो है अध्यक्ष का कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा, तो ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पता नहीं कब फैसला आएगा। आपका क्या कहते हैं महाराष्ट्र का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, और महाराष्ट्र में पूरा रायता जस्टिस सूर्यकांत जी का फैलाया हुआ है। जब आपके डिप्टी स्पीकर ने उन लोगों को जो है वो दिया, वो गए कोर्ट में, तो उनको कहना चाहिए कि भाई डिप्टी स्पीकर का आप जवाब दीजिए। अभी स्पीकर है नहीं और डिप्टी स्पीकर फिर, तो इन्होंने कहा कि साहब हमने उनके खिलाफ अविश्वास, तो अविश्वास प्रस्ताव आप बाद में पेश करेंगे, पहले तो 13 पर फैसला होगा ना। और उसके आधार पर लगातार एक के बाद एक सरकार भी बन गई, अविश्वास प्रस्ताव भी पेश हो गया, वो खारिज भी हो गए, निकाल भी दिया गया। मतलब एक से एक रायता फैला के इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी कि अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुसीबत है कि वो क्या आदेश करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट इनकी सरकार को कहती है कि इलीगल सरकार है,
तो ये जो आपका जुलाई से लेके जून, जुलाई जून के आखिरी हफ्ते से लेके जो अभी तक सरकार वहां चल रही है, इसके जो लिए गए निर्णय, इनका क्या होगा? फिर वो दल बदल में मान लीजिए 13 या 18 अगर जो है वो घोषित हो जाते हैं, दल बदलू घोषित हो जाते हैं, फिर उनके बहुमत का क्या होगा? फिर क्या उन्होंने यहां तक कहा कि भाई आपने तो विश्वास मत प्राप्त नहीं किया, आपने प्राप्त किया होता आप भले हार जाते, लेकिन हमारे पास ग्राउंड तो रहता कि भाई जब दल बदल का इस तरह जो मिसयूज हुआ तो हम जो है वो क्या कहते हैं हार गए, तो ये तो दल बदल का मिसयूज का मामला है, हमारे विप का मामला जो है वो तो मतलब खटाई में पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि साहब उसमें की परिस्थितियां ऐसी थी जैसे जिसमें हमको ऐसा करना पड़ा। तो अब इस माइंड सेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल जवाब किए, उससे क्या लग रहा है? सवाल इस बात का है कि हम नहीं मानेंगे, और नहीं मानने के अलावा हम धीरता दिखाते रहेंगे। अब जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर जो है 2022 से पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था, अभी कल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उस रिकमेंडेशन को वापस ले लिया कि इनके रिटायरमेंट में 3 या 4 महीने बचे हैं, इसलिए अब इसका कोई अर्थ नहीं है। उसको केंद्र सरकार दबाए रखी। आपका जो है तमाम इस तरह के जितने भी आप संवैधानिक मामले जो ट्रिब्यूनल है उसमें आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। ये रमन्ना साहब के इस समय से चल रहा है, साहब ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए पीएमएलए ट्रिब्यूनल नहीं गठित हुआ है अभी तक, पीएमएलए ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नहीं गठित हुआ, क्यों? क्योंकि चेयरमैन गठित हो गया, उसके यहाँ जो है जो लोग, जो प्रॉपर्टी सील हो रही है, जो ईडी आदेश दे रही है, वो जो है क्या कहते हैं उसका चैलेंज होगा, और वहां ईडी सबूत नहीं दिखा पाएगी, तो वो जो है वो रिलीज हो जाएगी, जैसे पी चिदम्बरम और जो है मीसा भारती की रिलीज हुई है। तो वो गठित नहीं हम करेंगे, अब आप क्या करेंगे? अब हम चाहते हैं कि वो मामला हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में भाई आपका जो है बहुत ज्यादा जो है वो उस तरह के माइंडसेट के जज लोग बैठे हुए हैं, जिनको अपने प्रमोशन की चिंता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जाने की चिंता है। जी चलिए शुक्रिया सर। और बिल्किस बानो केस पर हमारी नजर, जेपी सिंह साहब की नजर बनी रहेगी। और पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर। और इस पे जो भी 2 तारीख को जो फैसला आएगा, इस पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। जी ठीक। जी सर, ठीक है शुक्रिया, सर। थैंक यू सर।